Okay, once again, good evening to all of you and welcome to all in Unacademy Semester Exam channel. And this is video lecture series on metal forming process and this is lecture number 2. And in this lecture, I am going to discuss with you fundamental of metal forming process. Correct? So, chaliye, first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty. I have done MTech from IIT Delhi in 2013 in production engineering branch. And my latest GATE rank is IR 192 in GATE 2020. I'm also engineering services exam written qualified and I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam. And I have mentored 5000 plus students across the India. And my favorite subjects are strength of material manufacturing process, material science and machine design. Okay. So first of all, as we know that Unacademy is India's largest e-learning platform. And how you can get a part of this, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सको. तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ स्मॉल स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है. लाइक यू फर्स्ट राइट अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन योर गूगल प्ले स्टोर. तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ऐप मिल जाएगा लाइक दिस. इसे आप इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो प्रॉपरली एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन व्हेन यू लॉग इन तो आपको एक विंडो ओपन मिलेगी दैट इज मैनेज गोल. करेक्ट है. इसमें से आप गेट एंड ईएसी का ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे एंड आफ्टर दैट इसको सेलेक्ट करते आपके पास यहाँ पे एक प्रोग्राम आ जाएगा प्लस और एक आएगा आइकॉनिक. तो दोनों में से किसी भी एक प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों. दोनों में क्या फैसिलिटीज दी जा रही है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ. ठीक है दोस्तों. एंड आफ्टर दैट आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस गेट सब्सक्रिप्शन में जाके दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लो जिससे आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में हो सके. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लस प्रोग्राम एंड आइकॉनिक बैच की. तो दोनों में क्या डिफरेंस है. तो यू कैन सी हियर दिस प्लस प्रोग्राम इज अ वेरी बेसिक प्लान. ये प्लस प्लान जो है बहुत ही बेसिक प्लान है दोस्तों. और हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास तो ये जरूर होना चाहिए जो बीटेक कर रहे हैं. ठीक है. एटलीस्ट. करेक्ट. क्यों होना चाहिए तो इसके बारे में बात करें तो ये आपको यहाँ पे आपको क्या मिलने जा रहा है. इंडिया बेस्ट एजुकेटर जो टॉप रैंकर्स रह चुके हैं दोस्तों वो यहाँ पे आपके टीचर्स होंगे. करेक्ट है. आपके एजुकेटर होंगे. तो आप टॉप रैंकर से डायरेक्टली पढ़ सकते हो. है ना. कई बार आप लोग देखते हो कि टॉप रैंक इसने टॉप रैंक किया न्यूज में आता है बट आप उनसे डायरेक्टली मिल नहीं सकते हो. बट विद हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म मिलना तो छोड़ो यहाँ पे आप उनसे डायरेक्ट पढ़ सकते हो. करेक्ट है. उनसे गाइडेंस ले सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर्स कवर होगा दोस्तों इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है जिसमें ड्यूरिंग द क्लास आप एजुकेटर से इंटरेक्ट हो सकते हो और यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस यूनिक प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी प्लस. करेक्ट. और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो कोर्स कवर होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है और इनकी पीडीएफ अवेलेबल होती है. एंड इवन दोस्तों ये जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं एवरी डे ये रिकॉर्डेड होते हैं और आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है विद हेल्प ऑफ दिस प्लस प्रोग्राम. आप उनको अनलिमिटेड टाइम्स पढ़ सकते हो मैनी टाइम्स उसको देख सकते हो. ठीक है. एक ही लेक्चर को रिपीट कर सकते हो रिपीटेड देख सकते हो. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि किसी भी ऑफलाइन मोड में ये चीजें अवेलेबल नहीं है. जो एजुकेटर पढ़ा रहे हैं आप उनसे पढ़ सकते हो लेकिन उसके बाद वो लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है तो आप उनसे दोबारा वो नहीं पढ़ सकते. करेक्ट है. ये सानो. और यहाँ पे दोस्तों लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी अवेलेबल है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली इवोल्यूट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है. सारी चीजें आप देख सकते हो. ठीक है. तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस प्लस प्रोग्राम में मिल रहे हैं. इसलिए आपको एटलीस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ एटलीस्ट दिस प्रोग्राम शुड बी सब्सक्राइब. करेक्ट. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आइकॉनिक दिस इज वेरी एडवांस प्लान और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है. क्यों इस बैच को जरूरत है क्यों आपको इसकी नीड है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन दिस प्रोग्राम you can get all those facilities which are available in plus program is also available in this iconic. But along with this you can get personal coach. यहाँ पे आपको क्या मिला दोस्तों पर्सनल कोच. वो भी कौन. यही टॉप रैंकर्स ये आपके कोच होंगे. इज इट क्लियर. ये आप सोच भी नहीं सकते कि आपको यहाँ पे गाइड करने वाले दोस्तों. करेक्ट है. और इनके गाइडेंस में अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप कम टाइम पे ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हो. करेक्ट है. कहा जाता है ना कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो सक्सेसफुल पीपल के पद चिन्हों पे चलो. तो ये आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगा दोस्तों. यहाँ पे जब भी आप टेस्ट अपियर होगे
आपके टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। वो भी कौन एनालिसिस करेंगे? दीज पीपल, करेक्ट। ये एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे एरर ज्यादा हो रही है, और कैसे हमको रेक्टिफाई किया जाए। यस और नो? नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों स्टडी प्लानर होगा, और कौन प्लान करेगा? दीज टॉप एजुकेटर्स आपके लिए कंप्लीट सिलेबस प्लान करके बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे कितना स्ट्रेस देना चाहिए। करेक्ट है? यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी दोस्तों, ठीक है? करेक्ट है, क्योंकि सक्सेस के पीछे एक प्रॉपर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका प्लान बहुत जबरदस्त है तो आपकी सक्सेस बहुत आसान हो जाती है। अगर वहीं पे प्लान गड़बड़ हो गया तो सक्सेस पाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये भी प्लान आपको यही टॉप एजुकेटर्स करके दे रहे हैं, जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स रह चुके हैं और कई सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है। करेक्ट है? And preparatory study materials prepared by them is also available here. Yes or no? करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर बिलोंग्स टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, करेक्ट है, इवन पास आउट भी कर सकते हैं, बट मैं इनको हमेशा कहूंगा कि एटलीस्ट इनके पास इस आइकॉनिक बैच का सब्सक्रिप्शन जरूर होना चाहिए दोस्तों। तभी आपकी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, और एक आप सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप 2-3 साल वेट करो। करेक्ट है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपको कौन से प्लान को सब्सक्राइब करना चाहिए। नाउ यू कैन सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। करेक्ट? Now, if we talk about fees structure, then here प्लस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, प्लस प्लान की, तो दोस्तों यहाँ पे 12 मंथ का ऑप्शन है, 18 मंथ ऑप्शन है, 24 मंथ। करेक्ट? 12 मंथ की फी है 30,250 रुपीज, 38,500 फॉर 18 मंथ एंड 44,000 फॉर 24 मंथ। तो दोस्तों ये जो फी स्ट्रक्चर है ये विदाउट प्रोमो कोड, आपको स्क्रीन में दिख रहा है MSS10, दिस इज माई प्रोमो कोड। इस प्रोमो कोड को अप्लाई किए बिना ये फी स्ट्रक्चर है। अगर आपने मेरा यहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई किया ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको इमीडिएट फी में डिस्काउंट मिलेगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट द फी विल बी लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे MSS10 इस प्रोमो कोड को अप्लाई करना मत भूलना ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, वहीं आइकॉनिक बैच की बात करूं तो यहाँ पे फी है 45,000 फॉर 12 मंथ एंड फॉर 24 मंथ द फी विल बी 60,000। दिस फी विदाउट माई प्रोमो कोड। अगर आप यहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई करते हो MSS10, तो यहाँ पे आपकी फी क्या हो जाएगी दोस्तों? 40,500 फॉर 12 मंथ एंड 54,000 फॉर 24 मंथ। इज इट क्लियर? तो ये फी स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फॉर गेट 2022, करेक्ट, यहाँ पे 28 दिसंबर से 6 PM एवरी डे 6 PM से दोस्तों न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। करेक्ट है? और इनको पढ़ाने वाले आप एजुकेटर देख सकते हो, यहाँ पे कुलकर्णी सर है, करेक्ट है, जितेंद्र गिल सर है, आदित्य गुप्ता सर है, आकाश त्यागी सर है, राजीव सर है। दीज फैकल्टीज आर टॉप मोस्ट एजुकेटर। करेक्ट? ये पिछले कई सालों से पढ़ा रहे दोस्तों, इनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, और आप इनके थ्रू डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो। करेक्ट है? तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, चाहे आप प्लस प्रोग्राम लो और आइकॉनिक बैच। स्पेशली अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हो तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करना मत भूलना। ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लो स्ट्रेस से। दिस इज वेरी फेमिलियर टर्म विच यूज्ड इन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो फ्लो स्ट्रेस होता क्या है? तो यू कैन सी हियर, फ्लो स्ट्रेस इज नथिंग बट it is defined as the true stress required to continue plastic deformation. Continue plastic deformation को obtain करने के लिए how much minimum stress is required, this is called as flow stress. Is it clear? And this flow stress is represented by relation sigma f is equal to k epsilon to the power n, and where sigma f is nothing but this is called as ट्रू स्ट्रेस। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम ट्रू स्ट्रेस। और हम ट्रू स्ट्रेस स्टेंट की क्यों बातें कर रहे हैं दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो आप उसको पीछे जाके
पढ़ सकते हो। एंड दिस एप्सिलॉन इज अ ट्रू स्ट्रेन, क्या कहेंगे इसे हम, दिस इज ट्रू स्ट्रेन। एंड दिस के इज अ स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट, क्या कहलाता है ये, स्ट्रेंथनिंग कोएफिशिएंट। एंड similarly this n is a strain hardening index, strain hardening index, करेक्ट है दोस्तों। तो ये हमारे पास रिलेशन है। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू कैन इजिली फाइंड आउट द फ्लो स्ट्रेस, यस और नो। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये इक्वेशन किसी और का नहीं, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया है और ये जो कर्व बन रहा है दोस्तों, इसी कर्व का इक्वेशन है। इज इट क्लियर, करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। फॉर स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल द फ्लो स्ट्रेस इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेन, दिस इज वेरी की पॉइंट फॉर metal forming process whenever we perform plastic deformation of the material. So along with plastic deformation the strength of the material will be increases, and especially in which case when we perform cold working process। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तब स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना होगा, और स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना हुआ तो मटेरियल की स्ट्रेस, मटेरियल की स्ट्रेंथ जिसे हम फ्लो स्ट्रेस कहते हैं, ये ऑलवेज इंक्रीज होगी विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेन। इज इट क्लियर, करेक्ट, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया, और इसी फ्लो, इस इक्वेशन को कहते हैं हम पावर लॉ, दिस इज कॉल्ड एज पावर लॉ। इज इट क्लियर। तो सिंपली यू कैन से हियर के क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया स्ट्रेंथनिंग कोएफिशिएंट। एंड हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, इट कैन बी फाउंड आउट व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। तो यूनिट स्ट्रेन, यूनिट टू स्ट्रेन में जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एज के। इज इट क्लियर, समझ में आया। के इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस at unit strain when true strain is equal to 1. Is that clear? And n is nothing but it is a law, it is a slope of stress strain diagram when it is represented in log log graph. करेक्ट है दोस्तों, कैसे, you can see here, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। Suppose here I am going to draw a stress strain diagram, or especially when we represent this stress strain in log log graph, yes or no, correct. Then you can see here this is, suppose this is log sigma f, and similarly this is log epsilon strain, yes or no, true strain। तो इस केस में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे दोस्तों, then you can get this kind of graph। is that clear, like this, correct। and the slope of this region, slope of this region, this is called as n, इसका स्लोप जो कहलाएगा दिस इज कॉल्ड एज n। और ये कैसे पता चला दोस्तों, सिंपली यू कैन सी हियर sigma f can be written as k epsilon to the power n, and if we apply log in both sides then it can be written as log sigma f is equal to k times of, sorry, log k plus n times of log epsilon, ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों। therefore this n can be written as log sigma f minus log k divided by epsilon, सॉरी log epsilon, not simply epsilon, करेक्ट। तो इस रिलेशन से हमें वैल्यू पता चला। तो आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट दिस इज log sigma f by log epsilon, यही वैल्यू है यहाँ पे, बिकॉज log k इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो सिंपली हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम when we plot in log log graph then it gives us an strain hardening exponent। is it clear, ओके। नेक्स्ट टर्म दैट इज मीन फ्लो स्ट्रेस। अब ये मीन फ्लो स्ट्रेस क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर stress strain diagram you can see at every strain value we have different stress, yes or no, at a different strain here we can get different state, करेक्ट। हर एक स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में, हर एक स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में दोस्तों आपको डिफरेंट स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच एक्चुअल स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू गेट डिजायर्ड स्ट्रेन। डिजायर्ड स्ट्रेन को ऑब्टेन करने के लिए दोस्तों किस स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसे कहना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। व्हेन हियर वी हैव इंक्रीजिंग स्ट्रेसेस आर नो, करेक्ट। तो जब भी ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी मिले
करेक्ट। अगर आपके पास सिंपल से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता तो आप डायरेक्टली बता देते हैं भैया कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को ऑब्टेन करने के लिए, या आपके पास कुछ ऐसा लीनियर भी ग्राफ होता तो आप बता सकते थे कि फॉर दिस स्ट्रेन दिस मच स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, यस और नो। करेक्ट, बट यू कैन सी हियर वी हैव अ कर्वेचर लाइक, यस और नो, और इसका इक्वेशन क्या है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर। तो इस केस में, इस वेरिएबिलिटी के केस में हमें पता करना होता है कि हाउ मच मीन स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू गेट डिजायर्ड स्ट्रेन। करेक्ट है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, दिस वन यू कैन सी हियर, सिग्मा बार इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। और ये कहां से आया, सारी चीजें मैं आपको इस पेज में बता रहा हूं, यू कैन सी हियर, as we know that strain energy is nothing but this is equal to, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वर्क डन। strain energy is always called as work done, yes or no। और वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। करेक्ट है, यस और नो। और वर्क डन क्या हो सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। और सिंपली वी कैन से स्ट्रेस इनटू चेंज इन स्ट्रेन, यस और नो। करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं क्या, करेक्ट है। तो सपोज यू कैन सी हियर, here we have stress strain diagram like this, this is stress and this is strain, and in this case here we have stress strain like this। यहाँ पे हम assume कर लेते हैं कि the elastic strain is very small, elastic strain is very small, is it clear, then this curve is looking like this, correct। and first here we consider a strip, हम यहाँ पे एक strip consider करते हैं दोस्तों, करेक्ट। और इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज नथिंग बट दिस इज रिटन एज d times of epsilon, is it clear, and corresponding to this here we have stress that is sigma, yes or no, सिग्मा एफ ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया कि वर्क डन जो कि इस एरिया अंडर द कर्व कहलाता है, इट कैन बी रिटन एज, सिंपली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, इट कैन बी रिटन एज सिग्मा एफ टाइम्स ऑफ डी एप्सिलॉन, यस और नो, सिग्मा एफ टाइम्स ऑफ डी एप्सिलॉन, यस और नो, करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं क्या। एंड सिमिलरली हियर वी कैन गेट वर्क टोटल स्ट्रेन एनर्जी, क्या लिख सकता हूँ, हाफ टाइम्स ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से रिलेशन दोस्तों यहाँ पे आता है, यही हमने लिखा है प्रीवियसली। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिंस इट इज वेरिंग, तो सपोज इफ वी कंसीडर this stress is varying uniformly like this, sorry, this stress is constant, correct है, and this constant stress is nothing but this is mean stress, it is represented by sigma m। और यहाँ पे stress vary क्या कर रही है, from 0 to epsilon। और यहाँ पे चूंकि आपने स्टेप कंसिडर किया था at this point, this is epsilon 1 and this is epsilon 2। तो सिंपली यहाँ भी अगर मैं एक स्टेप कंसिडर करूं विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो epsilon 1 epsilon 2, तो इस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दिस एरिया कैन बी रिटन एज, यहाँ पे जो मीन फ्लो से स्ट्रेस मिलने वाला है, सिग्मा एम टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन वाई 1, यही सेम एरिया किसका होगा, इस स्ट्रिप का जिसमें वेरिएबल नेचर का स्ट्रेस है, एंड इट कैन बी रिटन एज सिग्मा एफ टाइम्स ऑफ टी टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, ऐसे लिख सकते हैं क्या। दिस इज मीन फ्लो स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेस फॉर दिस एलिमेंट, और यहाँ पे ये भी एलिमेंट ही है दोस्तों, यस और नो। तो सिमिलरली क्या गया, ये सिग्मा मीन कैन बी रिटन एज सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 टाइम्स ऑफ डी एप्सिलॉन, करेक्ट। नाउ इफ वी कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, और यहाँ पे स्ट्रेन टोटल क्या कहां से कहां वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम स्ट्रेन, सपोज दिस इज एप्सिलॉन, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 0 to epsilon, instead of sigma f here we can write k epsilon to the power n d epsilon divided by epsilon 2 minus epsilon 1। epsilon 2 क्या है, यहाँ पे जो epsilon 2 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है epsilon, और epsilon 1 की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0। तो मैं इसे पुट कर सकता हूँ epsilon माइनस 0, यस आर नो, क्योंकि हम इस कंप्लीट एरिया के लिए हम वैल्यू लिख रहे हैं, यस आर नो,
करेक्ट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन टू मैंने एप्सिलॉन लिखा था, दिस इज फॉर द एलिमेंट, करेक्ट। एंड इफ यू नीड टू फाइंड आउट फॉर होल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ इफ यू कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, देन वी विल गेट k epsilon to the power n plus 1 upon n plus 1. Is it clear? And the limit is 0 to epsilon into 1 upon epsilon, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये सानो। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया है तो क्या आएगा दोस्तों, मीन फ्लो स्ट्रेस सिग्मा m कैन बी रिटर्न एज दिस इज इक्वल टू k epsilon to the power n into epsilon डिवाइडेड बाई epsilon टाइम्स ऑफ n plus 1, ऐसे लिख सकते हैं, यस आर नो। तो दोस्तों जैसे हमने इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो क्या आएगा, दिस इज कैंसिल आउट विद दिस। तो सिमिलरली हियर वी कैन गेट मीन फ्लो स्ट्रेस इज इक्वल टू k epsilon to the power n upon n plus 1, करेक्ट। दिस इज मीन फ्लो स्ट्रेस, करेक्ट। तो ये मीन फ्लो स्ट्रेस क्या है, हम ऐसी कौन सी स्ट्रेस अप्लाई करें कि हमें वही सेम स्ट्रेन मिले जो हम इस वेरिएबल नेचर की स्ट्रेस के केस में पा सकते हैं, ये सर नो, करेक्ट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एनालॉगस फॉर्म वी कैन कैलकुलेट मीन फ्लो स्ट्रेस। इज इट क्लियर? तो इस पर्टिकुलर मीन फ्लो स्ट्रेस जिसे मैंने यहाँ पे सिग्मा बार से रिप्रेजेंट किया है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा एम, करेक्ट है। तो इस मीन फ्लो स्ट्रेस की वैल्यू अगर फॉर ऑब्टेनिंग दिस स्ट्रेन, दिस सिग्मा एम बार इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? करेक्ट है दोस्तों। एप्सिलॉन स्ट्रेन को इंड्यूस करने के लिए आपको सिग्मा एम दैट इज मीन फ्लो स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट है। तो याद रखना इस रिलेशन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इज इट क्लियर? Now here we have one question, that is true strain hardening exponent n of stainless steel SS304 with a distinct yield and UTS value undergoing plastic deformation is। तो आपसे पूछ रहा है कि इस n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। याद रखना n की वैल्यू ऑलवेज वेरी करती है फ्रॉम 0 टू 1। इज इट क्लियर? और ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2015 में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 400 मेगापास्कल एंड इलोंगेशन अप टू द मैक्सिमम लोड इज 35%। ये दोस्तों यहाँ पे आपको एस यू टी गिवन है, मतलब सिग्मा यू, एंड दिस इज इक्वल टू 400 मेगापास्कल एंड एट मैक्सिमम क्या लिखा है, एंड इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड, मतलब जो स्ट्रेन यहाँ पे मिल रहा है एट मैक्सिमम लोड 0.35। ये क्या है, स्ट्रेन एट इंजीनियरिंग स्ट्रेन एट अल्टीमेट strength point, and here we can get 0.35। yes or no? क्वेश्चन पूछ रहा है if the material obeys power law, मतलब sigma f is equal to k epsilon to the power n, this is power law, then what is the value of true stress strain relationship। तो इसमें आपको k और n की क्या वैल्यू होगी दोस्तों, हमें ये पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करें यहाँ पे सोल्यूशन लिखना। as we know that true strain can be written as ln, true strain can be written as ln e plus 1, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो E is a engineering strain and with respect to maximum point that is U, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ln 1 plus 0.35, करेक्ट है। इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करें तो क्या आएगा दोस्तों, यू कैन सी हियर ln 1.35, इसकी वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू 0.30, करेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेन, करेक्ट। अब ट्रू स्ट्रेन मिल गया तो दोस्तों आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि एट मैक्सिमम लोड दैट इज एट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, the n must be equal to epsilon। क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन, दैट इज ट्रू स्ट्रेन। इस पॉइंट को दोस्तों आपको याद रखना है, करेक्ट है। मैं इसको डेराइव भी कर सकता हूं बट मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बता रहा अभी, ठीक है।
इसे कहते हैं इनस्टेबिलिटी इन टेंशन। इस कॉन्सेप्ट से ये वैल्यू पता चलती है। करेक्ट। जैसे ये वैल्यू मिल गई तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं लिख दूं यहाँ पे सिग्मा एफ ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंजीनियरिंग स्ट्रेस टाइम्स 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। करेक्ट, ये रिलेशन होता है। इसमें आप वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा यहाँ पे सिग्मा इज रिटन दैट इज 400 मेगा पास्कल 1 प्लस 0.35। करेक्ट, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालू क्या आएगा दोस्तों 400 इंटू 1.35। यहाँ पे वैल्यू आता है दैट इज 540 मेगा पास्कल। दिस इज ट्रू स्ट्रेस। और जैसे ट्रू स्ट्रेस मिल गया यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू मैंने कहा कि एन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 0.30। यहाँ से एन की वैल्यू मिल गई तो सिंपल सा इक्वेशन क्या बना सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों के एप्सिलॉन टू द पावर एन। ये हमारे पास रिलेशन है। इज इट क्लियर। अब मुझे के की वैल्यू पता करना है तो सिंपली कैसे पता कर सकता हूँ k is nothing but it can be written as sigma f divided by epsilon to the power n। और sigma f की वैल्यू क्या है 540 divided by epsilon is 0.3 and whole to the power 0.3। why? because both values are equal to 0.3 to the power 0.3 can be written as 0.69 and 540 divided by this, here we can get k is equal to 774.9 मेगा पास्कल। और जैसे के की वैल्यू मिल गई दोस्तों तो अब हमारे पास रिलेशन क्या है सिग्मा एफ इज इक्वल टू 775। इसे मैं 775 लिख देता हूं इनटू एप्सिलॉन टू द पावर 0.3। यही एक्सप्रेशन दोस्तों आपको यहाँ पे डेराइव करना था, फाइंड आउट करना था। यस और नो। तो आई थिंक समझ में आ गया हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। You have these values and you must remember this point at maximum load the value of true strain is equal to strain hardening exponent. Is it clear? So with the help of this we can easily find out the value of the relation sigma f is equal to k epsilon to the power n. Yes or no? तो चलिए आगे बढ़ते हैं next. Here we have one more question. Now you can see a cylindrical test specimen of diameter d is 10 millimeter. Gauge length L is equal to 50 millimeter. Extended to this is L naught and LF can be written as 65 millimeter. Determine the true strain. सबसे पहले आपको पता करना है what is the value of true strain. Correct. Similarly here you can get neglect that elastic deformation. इलास्टिक डिफॉर्मेशन को दोस्तों नेग्लेक्ट कर देना। इट मींस कि हियर वी ओनली कंसीडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि as we know that when we deform the material due to elastic deformation elastic recovery takes place. Yes or no? And if the ultimate strength occurs at a force of this मतलब F max यहाँ पे आपको मिल रहा है 25,000 न्यूटन। करेक्ट है। और ये कहां पे मिल रहा है एट यूटीएस पॉइंट एंड एट एक्सटेंशन ऑफ 70 मिलीमीटर। और इसी पे जो फाइनल लेंथ मिलेगा दोस्तों दैट इज 70 मिलीमीटर मिल रहा है। देन डिटरमिन द एक्सट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट दैट इज एन। करेक्ट। एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दैट इज सिग्मा यू। ये दोनों वैल्यू आपको पता करनी। तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंड आफ्टर दैट दिस एंड दिस। इज इट क्लियर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो दोस्तों एज वी नो दैट ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज ln lf बाई l नॉट। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों इट कैन बी रिटन एज सिंपली ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू ln 65 बाई 50। करेक्ट है।
और वो किस केस में है? इन फर्स्ट केस a cylindrical test specimen of diameter 10 millimeter and length 50 millimeter is extended to 65 millimeter. तो अप टू दिस जो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू है हम इससे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो ये आपको वैल्यू मिलेगा क्या? दिस इज इक्वल टू ln 65 डिवाइडेड बाई 55, सॉरी 50 नॉट 55। इसकी वैल्यू दोस्तों मिल रही है 0.26262। दिस इज द ट्रू स्ट्रेन फॉर दिस, बट करेक्ट है। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट n, तो n इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन करस्पॉन्डिंग टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन। तो इस केस में अगर आप लिखोगे तो ln lf बाई l नॉट अगर मैं पुट करूं दोस्तों, तो 70 बाई 50 को डायरेक्ट आप रिलेशन लिख देना। करेक्ट है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? n। तो क्या है दोस्तों? दिस इज इक्वल टू 0.336। करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं? अब ये दोनों वैल्यूज डिफरेंस क्यों है? दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये जो u मिला है एप्सिलॉन u, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम लोड, और मैक्सिमम लोड के रिस्पेक्ट में ही जो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू होती है वही आपका एक्सपोनेंशियल इंडेक्स होता है। इसलिए n इज इक्वल टू एप्सिलॉन u इज इक्वल टू हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो। तो दोस्तों इस तरीके से आप n पता कर सकते हो। एंड सिमिलरली हियर यू नीड टू फाइंड आउट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कैसे निकालोगे? सिग्मा यू इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? फोर्स अपॉन मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया एट दिस पर्टिकुलर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। करेक्ट है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि इनिशियल डायमीटर इज गिवन, इनिशियल लेंथ इज गिवन। तो फ्रॉम यहाँ पे हम फ्रॉम लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी अगर मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे, law of volume constancy, it means volume before deformation is equal to volume after deformation at UTS point। तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ? एरिया A नॉट इंटू L नॉट इज इक्वल टू AF टाइम्स ऑफ LF। और यहाँ पे हमें क्या पता करना है? AF। तो AF कैन बी रिटर्न एज क्या है दोस्तों? A नॉट इंटू L नॉट डिवाइडेड बाई LF। और इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो देखो क्या आएगा? यू कैन सी हियर this AF can be written as A naught. A naught is nothing but this is pi by 4 D naught square, और D naught यहाँ पे 10 दिया हुआ है, this is D naught, yes or no? 10 square into L naught is already given, that is 50 millimeter, divided by LF at maximum load, that is 70. Correct? So with respect to this we can easily find out AF, final area at ultimate tensile stress point. तो दोस्तों ये क्या वैल्यू आएगी? यू कैन सी हियर, यहाँ पे एरिया जो मिलेगा दिस इज इक्वल टू 56.114 मिलीमीटर स्क्वायर। और जैसे एरिया मिल गया तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कैन बी रिटन एज एफ मैक्स डिवाइडेड बाय एरिया। और एरिया क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट पॉइंट? तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड क्या है? 25,000। एरिया कितना है दोस्तों? 56.114। करेक्ट है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। यहां से आ गया सिग्मा यू इज इक्वल टू 445 डिवाइडेड बाई 52 मेगा पास्कल। करेक्ट, तो आपने देखा कि इस प्रॉब्लम में कैसे हमने ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट किया, एंड आफ्टर देन हाउ टू फाइंड आउट एन। एन के लिए याद रखना एन ये जो वैल्यू मिल रहा है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम लोड, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था मैक्सिमम लोड के केस में जो एन होता है वो स्ट्रेन के ट्रू स्ट्रेन के इक्वल हो जाता है। तो एप्सिलॉन जो मैं ट्रू स्ट्रेन निकाला हूं विद रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट लोड पॉइंट निकालूंगा। अल्टीमेट लोड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो फाइनल लेंथ है वो 70 था, इनिशियल तो एज इट इज 50 होगा, तभी हमने लिखा एल एन 70 बाई 50 एंड लाइक दिस, यस और नो। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। ओके, नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मटेरियल ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग। अब ये होता क्या है? लेट्स सी हियर, सपोज हियर वी हैव अ सैंपल लाइक दिस, करेक्ट, एंड इन दिस सैंपल व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स F, due to this
प्लास्टिक ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस लाइक दिस, जैसे इस ब्लैक कर्व से हमने रिप्रेजेंट किया, करेक्ट है। यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, इज इट क्लियर? एंड हियर यू कैन गेट इलास्टिक, यहाँ पे क्या देखने को मिला, दिस इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इज इट क्लियर? और यहाँ पे देख रहे हो दिस इज यील्ड पॉइंट, और ये कौन सा यील्ड पॉइंट है, बिफोर स्ट्रेंथनिंग, एंड सिग्मा वाई डैश इज अ यील्ड स्ट्रेंथ आफ्टर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मटेरियल, करेक्ट। तो हम लोग इस तरीके से, मतलब इस सिग्मा वाई से लिटिल बिट अमाउंट के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक मैं इसको डिफॉर्म करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई रिलीज दिस लोड, इस लोड को मैं यहां से रिलीज कर दूंगा। तो जैसे रिलीज करूंगा दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से इस ब्लैक लाइन को फॉलो करते हुए लोड डिक्रीज होगा, करेक्ट है। एंड नाउ अगेन इफ वी लोड दिस सैंपल फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से फिर से अगर मैं इसको लोड कर दूं, तो जिसे मैंने यहाँ पे ब्लू कर शो किया है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे स्ट्रेन कैसे हो रहा है कि अब जो यील्ड पॉइंट मिलने वाला है, दिस वन इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू दिस, जहां से आपने अनलोड किया था वही अब इस पर्टिकुलर नेक्स्ट लोडिंग के लिए यील्ड पॉइंट कहलाएगा, सिग्मा वाई डैश कहलाएगा, करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो सिग्मा वाई डैश है, दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ फॉर डिफॉर्म्ड सैंपल, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक आपने लोड करके अनलोड किया, तो ये सैंपल ऑलरेडी अब डिफॉर्म हो चुका है, करेक्ट है। तो ये जो सिग्मा वाई डैश मिला है, दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्म्ड सैंपल, डिफॉर्म्ड सैंपल का है, करेक्ट है। और ये जो सिग्मा वाई है अनडिफॉर्म्ड सैंपल, जब आपका सैंपल डिफॉर्म नहीं था उस केस में सिग्मा वाई मिला। तो आप देख रहे हो कि डिफॉर्म्ड एंड अनडिफॉर्म्ड सैंपल के बीच में जो यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है उनमें काफी डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है इट मीन सिंपली हम कह सकते हैं ना, सिग्मा वाई डैश इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। तो ये जो डिफॉर्मेशन की वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ में इनहैंसमेंट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, यू कैन सी हियर, मैं आपको बताता हूं। ये तो स्ट्रेंथ के फॉर्म में हो गया। सपोज वी हैव अ मटेरियल, हियर वी हैव मैनी ग्रेन्स, यहाँ पे हमने कुछ ग्रेन्स को यहाँ पे देख लिया, और ये ग्रेन्स होती क्या है ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं, एंड दीज एटम्स आर अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर वे में ये सारे एटम्स दोस्तों अरेंज होते हैं, करेक्ट है। और इसी अरेंजमेंट की वजह से, इस लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट की वजह से इसे हम क्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं दोस्तों। And now in this case you can see here the orientation of this grains arrangement is like this, in this direction. And if we talk about in this grain, the atoms are oriented like this. ये atom का यहाँ पे जो arrangement है, this is like this. In this case the orientation of this atom is different. And why we get different orientation? Yes or no? आप बता सकते हो ऐसा क्यों हमने different orientation मिला? Because ये सब कुछ जो यहाँ पे आप देख रहे हो एटम का अरेंजमेंट हो रहा है, दिस इज ड्यू टू हीट ट्रांसफर। ऐसा नो दोस्तों, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको इस डायरेक्शन में मिला, इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको सॉलिडिफिकेशन पैटर्न मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होगा डिफरेंट। इन दिस केस जो आपका हीट ट्रांसफर ग्रेडियंट था उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ पे जो ये सॉलिडिफिकेशन पैटर्न का ओरिएंटेशन है, दिस इज लाइक दिस। यस और नो? करेक्ट है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है डिसलोकेशन, करेक्ट है। सारा जो स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है ड्यू टू जस्ट डिसलोकेशन ऑफ मूवमेंट की वजह से होता है। एंड इवन वी कैन से ऑल द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लिपिंग ऑफ डिसलोकेशन। तो सिंपली जो मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, वो ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ डिसलोकेशन है। अब ये डिसलोकेशन क्या होती है और कैसे स्लिप करती है, तो यहाँ पे हम लोग चलो देखने की कोशिश करते हैं, करेक्ट है दोस्तों। और आपको मैं आज कंप्लीट बता दूंगा कि स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना होता क्या है और कैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होता है, बढ़ती कैसे है, करेक्ट है। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ऐसे ढेर सारे एटम्स है जो कि अरेंज्ड हैं, ये सारे दोस्तों लाइक दिस, करेक्ट। और अगर मैं बात करूं तो ऑल द एटम्स आर बाउंडेड विथ
नेबर एटम्स लाइक दिस, पड़ोसी के एटम्स ही एक दूसरे से ऐसे बंधे होते हैं. इज इट क्लियर लाइक दिस? करेक्ट. या मैं इसे इरेज करके दोबारा बनाता हूँ दोस्तों. यू कैन सी वंस अगेन. Like this, correct? And similarly in the horizontal direction. Correct. Let us assume at each and every corner here we have one atom. Yes or no? Like this. हर एक कॉर्नर में दोस्तों ऐसे कुछ एटम्स यहाँ पे सिचुएटेड हैं. इज इट क्लियर? अब दोस्तों हो क्या रहा है, यू कैन सी हियर, मैं अभी बताता हूँ. करेक्ट. कुछ इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे एटम को अरेंज कर देते हैं. करेक्ट है. और ये सारे एटम्स कहाँ पे लाई करें? दीज ऑल द एटम्स आर लाई ऑन अ सिंगल ग्रेन. एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ये सारे एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं. यस आर नो? और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में मिलियंस ऑफ स्ट्रेन डिसलोकेशंस लाई करते हैं. ठीक है. अब डिसलोकेशन होता है क्या है मैं आपको बताता हूँ. सपोज यहाँ पे हाफ प्लेन है, इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, है ना, यहाँ पे सपोर्ट लगा देता हूँ. और इस हाफ प्लेन में सपोज मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा दोस्तों. तो होगा क्या कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स, देन ड्यू टू दिस फोर्स व्हाट विल हैपन, यहाँ पे होगा क्या, इस फोर्स की वजह से ये जो बॉन्ड है दोस्तों यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इट मेक्स बॉन्डिंग. अब जैसे बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मैं आपको बता दूं कि इस अनबॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम को दिस इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन. इसी को कहेंगे हम डिसलोकेशन. इज इट क्लियर? और जैसे हमने इसमें लोड अप्लाई किया, करेक्ट, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये पड़ोसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, नेबर एटम्स के ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ. और जैसे इसके साथ बॉन्डिंग हुआ तो इसका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा. और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ दोस्तों तो अगेन ये फिर इस ग्रुप से एटम से बॉन्डिंग करेगा. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये जो डिसलोकेशन है, दिस डिसलोकेशन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. यस आर नो? करेक्ट. ये डिसलोकेशन इस तरीके से मूव कर रही है. यस आर नो दोस्तों? करेक्ट है. और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है. करेक्ट है. तो यही जो डिसलोकेशन स्टार्टिंग में था यही ट्रेवल करते करते कहां पहुंच गया? एट द एंड. करेक्ट है. और यही सेम हो रहा है दोस्तों प्रीवियस यहाँ पे कि अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रेन के बारे में बात करें तो एंड में यहाँ पे क्या हो गया, ये डिसलोकेशंस पहुंच चुकी है. यही सेम प्रोसेस हर जगह से कंटिन्यूस चल रहा है. तो होगा क्या, किसकी वजह से यहाँ पे डिसलोकेशन फॉरेस्ट बन जाएगा. ठीक है दोस्तों, बहुत सारी डिसलोकेशन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी. एंड when a large number of dislocations are accumulated at this grain boundary region, then they will produce some attractive force. तो यही डिसलोकेशन इस डायरेक्शन में, आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करो, इसके अगेंस्ट में डिसलोकेशन एक रिपल्सिव फोर्स
अप्लाई करेगा। करेक्ट है दोस्तों। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स ऑफर्ड बाय द डिसलोकेशन कॉजेस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आप क्या कह रहे हो कि जैसे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने स्टार्ट किया, इस फोर्स के अगेंस्ट में एट दिस ग्रेन बाउंड्री व्हेन द नंबर ऑफ डिसलोकेशंस आर accumulated, then these dislocations are applying some repulsive force against the application of an external force, and because of this repulsive force offered by the dislocation causes strengthening of the material। तो दोस्तों जैसे जैसे आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके मेटल को डिफॉर्म करते जाओगे, स्ट्रेनिंग, यहाँ पे देखो स्ट्रेन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मेटल की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। यस और नो? जैसे जैसे आप स्ट्रेन को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती चली जाती है। यस और नो? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों इस रिपल्सिव फोर्स। अब ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई क्यों करते हैं दोस्तों? तो सिंपल, यू कैन सी हियर in this grain here the orientation of the atom is different, and in this grain the orientation of the atom is different। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज इस बाउंड्री के पास वाले एटम्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो ग्रेन बाउंड्री, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होने वाली है वो बहुत लार्ज बॉन्डिंग में होने वाली है। इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड अ हाई एनर्जी जोन। करेक्ट है, क्या है ये? हाई एनर्जी जोन। यहाँ पे ग्रेन, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये हायर है, और इस हायर बॉन्ड लेंथ की वजह से यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा होती है, और हायर एनर्जी की वजह से इसको इस ग्रेन 1 से ग्रेन 2 में ट्रांसफर करने के लिए बहुत एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ये सानो दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी मेटल में कोरोजन होगा या कोई भी फॉरेन एलिमेंट जो भी जब भी अटैक करेगा मेटल में, तो वो हमेशा ग्रेन बाउंड्री में अटैक करेगा, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री में अनस्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है और ये हाई एनर्जी जोन होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे आप मेटल की स्ट्रेन बढ़ाओगे वैसे वैसे मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, और जो स्ट्रेंथ में बढ़ने का ये फिनोमिना है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना। और यहां से आपने देखा दोस्तों कि ये डिसलोकेशन कैसे ट्रेवल हो रही है। करेक्ट है। और अब मैं अगर यहीं पे बताऊं फिर से एक बार कि अगर सपोज ये ग्रेन बाउंड्री है, तो यही डिसलोकेशन यहाँ पे आके इकट्ठी होती चली जाएगी। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी डिसलोकेशन इकट्ठी होंगी, ये सानो। और जब नंबर ऑफ डिसलोकेशन यहाँ पे बहुत सारी बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। स्पेस नहीं रहने की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। यस और नो? इसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंड दिस स्ट्रेंथनिंग फिनोमेना ऑफ द मटेरियल ड्यू टू plastic deformation of the metal is called as strain hardening effect। is it clear? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको दो कंसेप्ट बताया कि पहले बताया कि डिसलोकेशन होता क्या है और मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती कैसे। यस और नो? करेक्ट। चलिए, अब स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता दूं। इट इज अ फिनोमिना बाय विच मेटल्स हार्डन ड्यू टू डिफॉर्मेशन एट रूम टेम्परेचर। जैसे जैसे हम मेटल को डिफॉर्म करेंगे, मेटल की हार्डनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ both increases। is it clear? This phenomena is called as strain hardening। और ये किसकी वजह से होता है? due to movement of dislocation is one of the chief mechanism by which plastic deformation occurs। याद रखना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमेशा होगा ड्यू टू डिसलोकेशन मूवमेंट। करेक्ट है। और ग्रेन बाउंड्री impurities precipitates are act as a barrier of or obstacle to the movement of dislocation। as you increase the ऑब्स्टिकल इन द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, क्या कह रहा हूं मैं? सिंपल से दोस्तों आप यहां पे समझो, अगर सपोज यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती, तो ये जो डिसलोकेशन मैंने आपको बताया ये इजीली ट्रेवल कर सकती थी कि नहीं? लेकिन अगर बीच में कहीं ऐसा हार्डल आ गया, एक बाउंड्री आ गई, तो ये बाउंड्री क्या करेगा कि इसके मूवमेंट में एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और इसी रेजिस्टेंस की वजह से ही मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो सिंपली यहाँ पे कहा गया कि if we provide some obstacle in the flow of dislocation movement due to either grain boundary or impurities or precipitates, होगा क्या दोस्तों कि मटेरियल की स्ट्रेंथ इनहैंस हो जाएगी। हायर द ऑब्स्टिकल इन द मोशन ऑफ डिसलोकेशन, हायर विल बी द स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर? यस और नो? और इसी की वजह से मैंने आपको बताया कि ग्रेन बाउंड्री में एनर्जी ज्यादा होती है। हायर एनर्जी की वजह से होता क्या है कि
जो आपके ग्रेन बाउंड्री सॉरी डिसलोकेशंस होते हैं वो इस ग्रेन बाउंड्री में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए और ज्यादा हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले एक्यूमुलेशन होगा, और जब कंप्लीट ग्रेन बाउंड्री सराउंडेड हो जाएगी डिसलोकेशन से, फिर भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ये जंप करके दूसरे ग्रेड में पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इज इट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिसलोकेशन का मूवमेंट होगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का सिंपल सा रीजन है, दैट इज डिसलोकेशन ऑफ मूवमेंट। हायर द डिसलोकेशन ऑफ मूवमेंट, हायर विल बी द प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। इज इट क्लियर? दूसरा, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ डिसलोकेशन, higher the number of obstacle in the flow of dislocation, higher will be the strength or hardness। और ये डिसलोकेशन कैसे, ये ऑब्स्टिकल कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इधर बाय ग्रेन बाउंड्रीज, इधर बाय इम्प्योरिटीज और बाय प्रेसिपिटेट्स। तो सिंपली याद रखना कि जब भी आप मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो सिंपल सा यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देना, और इसी इम्प्योरिटीज को कहते हैं एलॉय एडिशन। जैसे हम मेटल में एलॉय ऐड कर देते हैं तो ये एलॉयज डिसलोकेशन मूवमेंट को ऑब्स्टिकल करने लगते हैं और उसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। या फिर हमने कहा था कि if we have coarse grains then the strength of this material is less, while as if we have fine grains, more number of grains। इज इट क्लियर? तो इसे कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज फाइन। ये क्या है? दिस इज द केस ऑफ फाइन ग्रेन एंड दिस इज द केस ऑफ कोर्स ग्रेन। अब यहाँ पे देख सकते हो, इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन्स व्हेन द नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज इज लेस, here the obstacle in the flow of dislocation is also less, that's why in case of coarse grains डक्टिलिटी इज मोर। क्या होता है दोस्तों? डक्टिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हमेशा कम होगी। हार्डनेस क्या होगा दोस्तों? कम होगा। बट इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज, अगर यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री बहुत ज्यादा है, इसका मतलब फाइन ग्रेन है, ग्रेन का साइज कम है। और या एक मैं आपको सिंपल सा रिलेशन बताता हूँ, हॉल पेच रिलेशन। दिस इज इक्वल टू सिग्मा नॉट टाइम्स सिग्मा नॉट divided by a simply multiplication of d to the power minus 1 by 2, where d is the diameter of grain boundary या size of the grain boundary। d is called as size of the grain boundary, sorry grain not grain boundary, grain size of the grain is called as d। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसकी पावर -1/2। इट मीन्स हियर वी हैव रेसिप्रोकल रिलेशन, सिग्मा इज रेसिप्रोकल टू रूट ऑफ डी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एज वी हैव लार्जर द साइज ऑफ ग्रेन लोअर विल बी द स्ट्रेस, एंड वाइल एज इफ वी हैव स्मॉलर द साइज ऑफ ग्रेन्स द स्ट्रेंथ विल बी मोर। इसीलिए फाइन ग्रेन्स के केस में दोस्तों हमेशा, फाइन ग्रेन्स के केस हमेशा स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगी, हार्डनेस ज्यादा होगी, और स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज्यादा होने की वजह से डक्टिलिटी हमेशा कम होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। तो ग्रेन बाउंड्री इज वन ऑफ द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग, और स्ट्रेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ grains by altering the size of grains। if we make larger grains then strength will be decreases, and if we make fine grains then strength will be increases। is it clear? तो आई थिंक दोस्तों ये पॉइंट दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू ओवरकम द बैरियर्स एंड कॉज कंटिन्यूअस प्लास्टिक फ्लो higher energy is required, so the stress required to cause further plastic deformation is increases। यही कह रहा है, करेक्ट है। वाई ग्रेन बॉन्ड इज कॉल्ड हाई एनर्जी ग्रेन्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं कि दोस्तों जितनी बड़ी ग्रेन साइज होगी उतने ही यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है, एंड एज वी हैव हायर सरफेस एरिया हायर विल बी द एनर्जी। यस आर नो? करेक्ट। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया हो उतना ज्यादा यहाँ पे सरफेस एनर्जी होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ग्रेन बाउंड्री इज ऑलवेज having higher energy boundary। ऐसा नो? तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी एंड बॉन्डिंग एनर्जी, ये सारी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? इसलिए हमने कहा कि ग्रेन बाउंड्री पे एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा। यस आर नो? चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, चलो फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। Here first question, the test specimen is stretched slightly beyond the yield point, then unloaded, its yield strength क्या होगा दोस्तों? अगर मैं किसी सैंपल को यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड लोड करूं फिर अनलोड करूं तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस आएगा? इट इज इंक्रीजेस। यस और नो?
और ये मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, मैं एक बता देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक गेट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। यू कैन सर्च, करेक्ट। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आपको मौका है तब तक आप सर्च करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल विथ वर्क हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग के साथ मटेरियल की डक्टिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ऑब्वियसली वर्क हार्डनिंग के साथ मटेरियल की डक्टिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। और किसकी वजह से? वर्क हार्डनिंग को ही दोस्तों हम स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं। वर्क हार्डनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेन hardening. Yes or no? Is it clear? Okay, now one more term, that is Bossinger effect. This is again very familiar term. अब ये क्या होता है दोस्तों? तो ये बहुत सिंपल सा है। बॉसिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट दिया था। दिस इज ओरिजिन। एज वी लोड द सैंपल, the stress will be increases with respect to strain, like this. Yes or no? And if we strain the material beyond the elastic limit, मतलब कुछ प्लास्टिक जोन तक अगर मटेरियल को मैं डिफॉर्म करूं, then we unload this sample, then it follows this path from P to R. इस पाथ को फॉलो करेगा ड्यू टू अनलोडिंग। करेक्ट है दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दिस डायरेक्शन इफ वी लोड द सैंपल बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, दिस इज इलास्टिक लिमिट, इसके बाद जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा नो। तो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट जैसे हम इसको लोड करके अनलोड करते हैं, देन इट फॉलोज दिस पाथ फ्रॉम P to R. And at this position when we load the sample in the reverse direction, इस डायरेक्शन में हम दोस्तों क्या करें? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। अब अगर मैं इस आर पॉइंट के बाद यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर दूं या कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर दूं, तो अब दोस्तों देख रहे हो कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, then the yield stress can be obtained or yielding can be begin at lower stress as compared to previous one. ऐसा नो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? सैंपल को लोड करो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, फिर उसके बाद अनलोड किया, तो P से R पे जैसे पहुंचा तो एट पॉइंट R द स्ट्रेस इज जीरो। नाउ इफ वी लोड द सैंपल्स इन द कंप्रेसिव रिवर्स डायरेक्शन, कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर दो इंस्टेड ऑफ टेंसाइल, तो रिवर्स डायरेक्शन में जो लोडिंग हो रही है उसकी वजह से जो मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट होगा दोस्तों, वो लोअर स्ट्रेस में होगा एज कंपेयर टू टेंसाइल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, करेक्ट है। तो ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बॉसिंगर इफेक्ट। तो बॉसिंगर इफेक्ट इज कॉमन, क्या करते हैं दोस्तों? समझ में आया कि बॉसिंगर इफेक्ट क्या है? यहाँ पे देखो, if the specimen is deformed plastically beyond the yield point is in one direction, then the tension, then after unloading zero stress from P to R, it is reloaded in the opposite direction, the compressive stress, that is from R to Q. It is found that the yield stress on the reloading is less than the original yield stress. Is it clear? जो yield stress आएगा यहाँ पे देख रहे हो आपको, ये जो सिग्मा OC है, दिस इज लेस देन सिग्मा OT। अब मेटल जो डिफॉर्म हो रहा है वो लोअर यील्ड स्ट्रेस में भी इजीली डिफॉर्म हो पा रहा है। तो इस इफेक्ट को दोस्तों हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बॉसिंगर इफेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया, करेक्ट है। तो सिंपल से बॉसिंगर इफेक्ट कहता है कि वी लोड द सैंपल beyond the elastic limit and unload it to zero and then apply reverse loading. Due to this reverse loading, the yielding takes place at lower stress. Correct? Yielding takes place at lower stress. Then this phenomena is called as Bossinger effect. And generally in plastic theory, Bossinger effects commonly ignored. Yes or no? Generally plastic theory में हम इसे ignore कर सकते हैं। Yes or no? करेक्ट है। और हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं कि जो यील्ड स्ट्रेस होगी इन टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ आर सेम, बट एक्चुअल में यहाँ पे सेम नहीं होता। और इवन फॉर मेकिंग लार्ज डीपर कप, करेक्ट है दोस्तों, अगर आपको बहुत लार्ज डीपर कप बनाना है तो कैसे बनाया जाता है? इसी प्रिंसिपल को यूज करके बनाया जाएगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे डीप रंग का थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ। सपोज दिस आवर ब्लैंक एंड इन दिस हियर वी हैव डाई। यस और नो? यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक डाई है लाइक दिस, इज इट क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक होल्डर है। इस ब्लैंक होल्डर से दोस्तों हम इस ब्लैंक को होल्ड कर लेंगे एंड दिस इज अवर पंच।
और जैसे हम स्पंज से लोड करेंगे तो ये जो ब्लैंक है दोस्तों, इट कैन डिफॉर्म लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा। एंड आफ्टर द डिफॉर्मेशन लाइक दिस, ये यहाँ पे डिफॉर्म हो गया। आफ्टर द डिफॉर्मेशन, इफ वी लोड द सैंपल इन द रिवर्स डायरेक्शन, अब हमारा पंच यहाँ पे और इस डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन मिलेगा दोस्तों, लोअर स्ट्रेस में ज्यादा डिफॉर्मेशन हम इजिली ऑब्टेन कर पाएंगे। करेक्ट है। और ये किसने बताया था? बॉसिंगर को। तो जनरली whenever you want to make a deeper cup, then this kind of things can be used, yes or no? रिवर्स डायरेक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लोड, अगर मैं इस पर्टिकुलर लेयर की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? कंप्रेशन हो रहा है। और जैसे मैंने इस रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया तो सेम यही एक्सट्रीम फाइबर, जो एक्सट्रीम फाइबर अपर एक्सट्रीम फाइबर था, अब इसमें क्या होने लगेगा? टेंशन, और बॉटम वाले में कंप्रेशन। यस और नो? तो रिवर्सल स्ट्रेस की वजह से लेस लोड में भी हम इजिली डिफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे एंड करता हूं मैं सेशन को। अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। करेक्ट है। अगर आपने अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। करेक्ट। और अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों तो फटाफट ले लो, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में हो सके और आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से बढ़ के अपनी प्रिपरेशन कर सको। करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, चलिए मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, फिर मैं सेशन को एंड करूंगा। Since dislocations are piled near the grain boundary, why they are not takes heat from grain boundary to move across the grain boundary? Why are giving external heat to plastic flow? Actually, for the deformation of the metal, we apply force instead of heat. Is it clear? And if we talk about heat, then this heat will be generated due to internal friction between the molecules. Correct? तो दोस्तों यहाँ पे heat का कोई function नहीं है. It is only depends upon the force. Correct? और जब पाइल्ड अप होती है, जब एक्यूमुलेट हो जाती है ग्रेन बाउंड्री पे डिसलोकेशंस, तो वहां पे जगह कम होने की वजह, सिंपल सा आप एक एग्जांपल समझो कि सपोज एक रूम में बहुत सारे लोग हैं और अगर रूम में आग लग गई हो तो क्या होगा? सारे पीपल गेट की तरफ, सारे लोग एक गेट की तरफ एक साथ भागेंगे, जबकि गेट में जगह तो कम ही है ना? एक साथ 2 या 3 लोग ही निकल सकते हैं, जबकि वहां पे लोग कितने? 100 लोग हैं। तो क्या करेंगे कि वो ढेर सारे लोग गेट के पास जाके इकट्ठे हो जाएंगे और धक्का मुक्की करेंगे कि नहीं? तो जो गेट से निकलने वाले हैं, जो उसके नजदीक है, वो पीछे वाले लोगों को धक्का देंगे कि नहीं? करेक्ट है, अपोज करेंगे। ये सार नो। तो सिमिलरली यहाँ भी वही फिनोमिना हो रहा है कि ग्रेन बाउंड्री में सबसे पहले ग्रेन्स इजिली ग्रेन रीजन में मूव करके डिसलोकेशंस एक्यूमुलेट हो जाती है। करेक्ट है। और एक्यूमुलेट होती जाती है जब तक उसका घड़ा भर ना जाए, उस पर्टिकुलर रीजन की स्पेस भर ना जाए। करेक्ट है। इसकी वजह से वो रिपल्सन फोर्स अप्लाई करते रहती है। लेकिन जैसे उस रिपल्सिव फोर्स के बियॉन्ड आपने स्ट्रेस वैल्यू इंक्रीज की, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा दोस्त? उस ग्रेन बाउंड्री को छोड़ के पड़ोसी ग्रेन बाउंड्री में पहुंच जाएगा। ये सार नो? करेक्ट है। तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उससे ज्यादा लोड अप्लाई कर दो। तभी तो जो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दोस्तों जो आपने देखा था, सिंपली कुछ इस तरीके से देखा था, कुछ इस तरीके से बढ़ता हो। ऐसा नो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेस हम बढ़ाते चले जाते हैं, जिससे हमें कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी मिलता चला जाता है। ये सानो? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या? वी कुमार। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।